5 से बाहर हो गया है। इन परिस्थितियों में वे पहले की तरह अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं करते। अहंकार के आदि पशुपति के लिए इस तरह छुप कर रहने का जीवन बहुत घुटन भरा है। वह इस स्थिति को एक पल के लिए भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसे पशुपालन संप्रदाय की स्थिति को दक्षिणी स्वर्ग मंडल में बदलने और उन्हें एक बार फिर से अपना सिर ऊंचा करने की अनुमति देने के लिए जल्द से जल्द गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार करना होगा। तारकासुर द्वारा प्रदान किए गए खजाने और संसाधनों की मदद से उसे लगा कि वह शायद गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार करने से ज्यादा दूर नहीं है। जी गुरुदेव, पशुपति की बातें सुनकर प्रखर सिंह तुरंत मान गया। उसने भी गुप्त क्षेत्र में बहुत सारे खजाने और संसाधन प्राप्त किए थे। इन खजाने और संसाधनों की मदद से उसकी साधना भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। इस अवधि की साधना के बाद उसे भी लगा कि वह अमर लोक के 9वें स्तर को पार करने से दूर नहीं है। अब विराट, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस जा रहे हैं? तुम महाविजय नगर में क्या कर रहे हो? स्वरा ने विराट की ओर देखा और असंतोष भरे स्वर में कहा। शुरुआत में विराट ने कहा था कि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस जा रहा है, लेकिन आधे रास्ते में उसने अचानक कहा कि वह महाविजय नगर जा रहा है। हालांकि स्वरा बहुत नाखुश थी, फिर भी अंत में उसने महाविजय नगर तक विराट का साथ दिया। चलो पहले आकर महाविजय नगर की स्थिति देखते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। मूल रूप से उसने अपने निर्मल अवतार और तन्वी को महाविजय नगर की स्थिति की जांच करने के लिए भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि तन्वी महाविजय नगर नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसके असली रूप को यह यात्रा करनी पड़ी। हम्फ, यहां देखने लायक क्या है? यह सुनकर स्वरा ने नाक सिकोड़ी। मैं यहां यह देखने आया हूं कि क्या वे श्यामचंद्र संप्रदाय के कचरे अस्थि भक्षक अघोरी वापस लौटेंगे और महाविजय नगर में फिर से तबाही मचाएंगे, विराट ने कहा। विराट, महाविजय नगर ने लगभग तुम्हारे निर्मल अवतार को नुकसान पहुंचाया था। क्या तुम्हारे मन में महाविजय नगर के प्रति कोई नाराजगी नहीं है? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह श्यामचंद्र संप्रदाय और फाल्गुन देव थे जिन्होंने मेरे निर्मल अवतार को नुकसान पहुंचाया। इसका महाविजय नगर के आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, विराट ने कहा। शिकायतों के अपने अपराधी होते हैं, और अगर मैं बदला लेना भी चाहूं तो मैं श्यामचंद्र संप्रदाय से लूंगा। इन निर्दोष लोगों पर अपना गुस्सा निकालने का कोई कारण नहीं है। विराट की बातें सुनकर स्वरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। साधना की दुनिया में ऐसे योद्धा जो आम लोगों की इतनी परवाह करते हैं बहुत दुर्लभ है। शक्तिशाली योद्धाओं के लिए आम नागरिक चींटियों से अलग नहीं है। एक योद्धा जितना मजबूत होता है वह आम लोगों के जीवन की उतनी ही कम परवाह करता है, लेकिन विराट के लिए शक्तिशाली योद्धाओं और बिना साधना वाले आम जीवन के बीच कोई अंतर नहीं था। वास्तव में उसके मन में उन साधारण और विनम्र लोगों के लिए अधिक करुणा थी। स्वरा ने विराट की सच्ची भलाई का गहराई से सम्मान किया। केवल महाविपत्ति लोक के योद्धा विराट के लिए उसकी मजबूत प्रशंसा न केवल इस तथ्य से उपजी थी कि उसने उसकी जान बचाई थी, न ही केवल उसकी असाधारण युद्ध प्रतिभा से, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात उसके चरित्र और अखंडता से थी। विराट का व्यक्तिगत आकर्षण उसकी अपील का सबसे मनोरम पहलू था। जितना अधिक समय उसने उसके साथ बिताया, उसका आकर्षण उतना ही मजबूत हो गया, जिससे वह धीरे धीरे उसके आकर्षण के आगे झुक गई और खुद को एक अपरिहार्य स्थिति में पा लिया। हालांकि स्वरा ने अभी भी यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह विराट से प्यार करती थी, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वह विराट के बिना नहीं रह सकती। अगर उसने कभी उसे खो दिया तो शायद उसके पास जीने का कोई कारण नहीं होगा। विराट, स्वरा और हरित ने अपने निशान छुपाए और महाविजय नगर में प्रवेश किया। उन्होंने शहर का दौरा किया और विराट को मूल रूप से पता चल गया कि उनके जाने के बाद क्या हुआ था। अंततः फाल्गुन देव की मृत्यु हो गई। विकराल ने उसकी अधिकांश साधना और जीवन शक्ति को निगल लिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वास्तव में यदि विराट के निर्मल अवतार को विकराल ने नहीं पकड़ा होता तो पन्ना मज्जा अमृत फाल्गुन देव को पुनर्जीवित कर सकता था। हालांकि फाल्गुन देव की चोटें अत्यंत गंभीर थीं, लेकिन पन्ना मज्जा अमृत के शक्तिशाली उपचार प्रभाव उसे बचा सकते थे। दुर्भाग्य से विराट के निर्मल अवतार को विकराल ने पकड़ लिया और महाविजय नगर से दूर ले गया, जिससे उसे बचाने वाला कोई नहीं बचा। इस बड़ी उथल पुथल के कारण, साथ ही महाविजय नगर के नगरपति फाल्गुन देव के पतन के कारण महाविजय नगर अब पूरी तरह से अराजकता में डूब गया था। हर कोई डर और बेचैनी से भरा हुआ था। उन्हें श्यामचंद्र संप्रदाय की जवाबी कार्रवाई और श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सजा की चिंता थी। भावना, जो एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो उन्हें मुश्किल से कोई सहारा दे सकती थी, हाल ही में महाविजय नगर छोड़कर श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौट आई थी। वरिष्ठ स्वरा, चलो चलें। महाविजय नगर की स्थिति को समझने के बाद विराट ने स्वरा से कहा। विराट, क्या तुम इस महान व्यूह को दूर नहीं करने वाले हो? स्वरा ने विराट के निर्मल अवतार द्वारा बनाए गए महान व्यूह की ओर इशारा करते हुए पूछा। जब फाल्गुन देव विकराल द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, तब महाविजय नगर का सुरक्षात्मक व्यूह तन्वी, एल्डर राधिका, अस्थि भक्षक अघोरी और शतपाद गुफा प्रमुख के बीच हुई लड़ाई के झटके से पहले ही टूट गया था। महाविजय नगर को लड़ाई के झटके से बचाने के लिए विराट के निर्मल अवतार ने श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र से तैयार किए गए महान व्यूह को वापस ले लिया और इसका उपयोग शहर के बाहर शेष सदमे की लहरों का सामना करने के लिए किया। विराट के निर्मल अवतार को विकराल द्वारा पकड़े जाने और महाविजय नगर से दूर ले जाने के बाद भी श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र से तैयार किया गया महान व्यूह शहर के भीतर बना रहा और इसकी रक्षा करता रहा। रहने दो, इसे अभी यहीं रहने दो, हम बाद में इससे निपटेंगे, विराट ने श्याम स्वर्ण व्यूह चक्र से तैयार किए गए महान व्यूह को देखने के बाद कहा। विराट, तुम काफी उदार हो, स्वरा यह कहे बिना नहीं रह सकी। इतना अनमोल खजाना, तुम इसे बस ऐसे ही यहां छोड़ रहे हो? यह महान व्यूह अनगिनत खजानों का उपयोग करके तैयार किया गया था। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि पूरा महाविजय नगर शायद इस व्यूह जितना मूल्यवान नहीं था।
यदि यह कोई अन्य योद्धा होता तो वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में केवल एक महाविजयनगर के लिए इतना अनमोल खजाना यहां नहीं छोड़ते। अगर मैं अभी इस महान व्यूह को हटा दूं तो क्या इससे हमारा ठिकाना उजागर नहीं हो जाएगा? विराट हंसा। केवल इस महान व्यूह को हटाने के लिए अपने ठिकाने को उजागर करना एक ऐसा नुकसान होगा जो लाभ से अधिक नहीं है। तो तुम अपने निर्मल अवतार को इस महान व्यूह को हटाने के लिए भेज सकते हो, स्वरा ने कहा। तन्वी अब महाविजयनगर नहीं आना चाहती, इसलिए मेरा निर्मल अवतार अभी के लिए केवल उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस ले जा सकता है, विराट ने कहा। विराट, मैं भी महाविजयनगर नहीं आना चाहती थी, तुमने मुझे क्यों घसीटा? यह सुनकर स्वरा क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या केवल उस दुष्ट तन्वी की बातों का वजन है? तुम मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हो। उस दुष्ट तन्वी ने कहा कि वह महाविजयनगर नहीं आना चाहती, और फिर विराट का निर्मल अवतार भी नहीं आया, और वह स्वयं भी शुरू में महाविजयनगर नहीं आना चाहती थी। आखिरकार महाविजयनगर ने ऐसा काम किया था, और उसके मन में इसके लिए कोई अच्छी छाप भी नहीं थी। लेकिन अंत में भले ही वह नहीं आना चाहती थी, यह दुष्ट विराट उसे यहां खींच ही लाया। लेकिन तन्वी नहीं आना चाहती थी, फिर भी उसका निर्मल अवतार उस दुष्ट तन्वी के साथ श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस चला गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह दुष्ट तन्वी इस लड़के के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह सोचकर स्वरा गुस्से से लगभग फट पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह स्पष्ट रूप से वह थी जो विराट से पहले मिली थी। तन्वी जो बाद में आई, विराट के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों थी? स्वरा जितना अधिक सोचती थी, वह उतनी ही अधिक क्रोधित और उग्र हो जाती थी। उसकी तीव्र ईर्ष्या लगभग स्पष्ट थी। वरिष्ठ स्वरा, मेरा वह मतलब नहीं था। स्वरा का चेहरा गुस्से से लाल देखकर विराट ने अपनी घबराहट को निगला और सावधानी से कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब था? स्वरा ने उसकी ओर गुस्से से देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मेरे निर्मल अवतार को विकराल द्वारा अगवा किए जाने के बाद से तन्वी डर और चिंता में जी रही है। मैं नहीं चाहता था कि वह फिर से महाविजयनगर आए और अधिक परेशान हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं पहले उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस ले गया, विराट ने जल्दी से समझाया। और वरिष्ठ स्थिति को तन्वी से कहीं बेहतर समझती है, इसलिए आप उसकी तरह चिंतित और परेशान नहीं होंगी। वरिष्ठ के महाविजयनगर आने से आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं खोएंगी और कोई चरम कदम नहीं उठाएंगी। क्या वास्तव में बस इतनी सी बात है? विराट का स्पष्टीकरण सुनकर स्वरा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने विराट की ओर देखा और संदेह से पूछा, बेशक यही कारण है, वरना वरिष्ठ को और क्या लगा होगा? विराट ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, हम्फ, तुम दुष्ट साथी, कौन जानता है कि तुम किस तरह की दुष्ट योजना बना रहे हो? यह सुनकर स्वरा ने नाक सिकोड़ी। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसका गुस्सा स्पष्ट रूप से काफी कम हो गया था। वरिष्ठ बहुत दयालु हैं, यह सुनकर विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। वे महाविजयनगर में नहीं रुके। विराट को महाविजयनगर के पास एक सुनसान जगह मिली। उसने एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया और शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। श्रवण वर्षा विद्यापीठ, तपोवन शिखर। श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौटने के बाद तन्वी ने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास रहने पर ध्यान केंद्रित किया। इस घटना के बाद उसने विराट के साथ बिताए समय को और भी अधिक संजोया। हालांकि यह घटना अंततः बिना किसी गंभीर नुकसान के सुलझ गई और विराट उसके पास लौट आया, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे याद करके तन्वी को अभी भी डर लगता था। वरिष्ठ बहन, कनिष्ठ बहन भावना आपसे मिलना चाहती है। दीपाली ने मुख्य हॉल के बाहर से प्रवेश किया और तन्वी को प्रणाम किया। यह सुनकर तन्वी का सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसे क्या चाहिए? तन्वी ने ठंडे स्वर में पूछा। महाविजयनगर की हरकतों ने उसे अत्यधिक क्रोध से भर दिया था। स्वाभाविक रूप से भावना के प्रति उसके मन में कोई सद्भावना नहीं थी। कनिष्ठ बहन भावना ने कहा कि वह यहां वरिष्ठ बहन से माफी मांगने आई है। दीपाली ने कहा। माफी? तन्वी ने व्यंग्य किया। क्या ऐसी बात की भरपाई माफी से की जा सकती है? वरिष्ठ बहन, क्या हमें उससे मिलना चाहिए? दीपाली ने सावधानी से पूछा। तन्वी के ठंडे व्यवहार को देखकर उसे डर लग रहा था। उसे आने दो। तन्वी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं देखना चाहती हूं कि यह दुष्ट लड़की क्या चाल चल रही है। जी वरिष्ठ बहन। दीपाली जल्दी से सहमत हो गई और वापस चली गई। जल्द ही वह भावना को उस मुख्य हॉल में ले गई जहां तन्वी रहती थी। वरिष्ठ बहन तन्वी। भावना ने तन्वी का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हालांकि जैसे ही उसने अपना अभिवादन समाप्त किया, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ गूंज उठा। उसके चेहरे पर जोर से प्रहार किया गया था। थप्पड़ बेहद शक्तिशाली था। भावना प्रहार के बल से उड़ गई। उसका शरीर हॉल की दीवार से टकराया, नीचे गिर गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद निकल गई। तुम दुष्ट, तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? तन्वी ने भावना को घूरा। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। महाविजयनगर और श्यामचंद्र संप्रदाय ने इतना शातिर जाल बिछाने के लिए मिली भगत की थी जिससे लगभग विराट की मौत हो गई थी। वह महाविजयनगर से नफरत करती थी और यह सब भावना के कारण शुरू हुआ था। यह मदद के लिए उसकी गुहार के कारण था कि उसे और विराट को महाविजयनगर ले जाया गया, जहां वे श्यामचंद्र संप्रदाय द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। उसने उस पर इतना भरोसा किया था, फिर भी उसने ऐसी कृतज्ञता के साथ दया का बदला चुकाने की हिम्मत की। इस समय भावना की ओर तन्वी की निगाह ने एक मजबूत हत्या के इरादे को भी प्रकट किया। वरिष्ठ बहन तन्वी, मुझे खेद है। भावना जमीन से उठी, तन्वी के सामने घुटने टेके और शर्म से भरे चेहरे के साथ कहा। थप्पड़ मारने के लिए भावना के मन में तन्वी के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। आखिरकार उनके महाविजयनगर ने तन्वी और वनवीर को ऐसी खतरनाक स्थिति में डाल दिया था और वनवीर की लगभग जान ले ली थी। तन्वी का उससे नफरत करना पूरी तरह से सामान्य था। खेद है। तन्वी ने यह सुनकर व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी बात को केवल एक माफी से माफ किया जा सकता है? वरिष्ठ बहन, आप मुझे मार सकती हैं या मेरे साथ जो चाहें कर सकती हैं, भावना को कोई शिकायत नहीं होगी।
भावना जमीन पर घुटने टेके रही। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था और उसने कहा, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे विनती करती हूं, वरिष्ठ बहन, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी मेरे साथ बातचीत करने का अधिकार है? तन्वी ने उसे घूरा। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। वरिष्ठ बहन, भले ही भावना मरने लायक हो, महाविजयनगर निर्दोष है। भावना ने घुटने टेके और तन्वी को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वरिष्ठ बहन मुझे मार सकती है, लेकिन कृपया वरिष्ठ बहन, महाविजयनगर को श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अधिकार क्षेत्र में लाएं और इसकी सुरक्षा करें। यदि वरिष्ठ बहन इस अनुरोध को स्वीकार करती है तो भावना बिना किसी पछतावे के मर जाएगी। भावना के शब्दों को सुनकर तन्वी काफी देर तक उसे ठंडी निगाह से घूरती रही। ठीक है, मुझे मंजूर है। काफी देर बाद तन्वी ने ठंडे स्वर में कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। भावना ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसने फिर से तन्वी को प्रणाम किया। वरिष्ठ बहन, इसे करें, भावना ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। यह सारा मामला उसी का किया धरा था। उसने तन्वी और वनवीर को ऐसी खतरनाक स्थिति में घसीटा था। वह तन्वी और वनवीर के प्रति अपार अपराध बोध महसूस कर रही थी। अगर वह तन्वी के हाथों मर गई तो यह उसके और महाविजयनगर के लिए प्रायश्चित करने का एक तरीका होगा। तन्वी काफी देर तक भावना को घूरती रही, फिर धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर प्रहार करने वाली ही थी, लेकिन तभी बगल से एक हाथ आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। तन्वी, जाने दो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी का हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि यह मामला भावना के कारण हुआ था, लेकिन उसे अंदर की कहानी नहीं पता थी। महाविजयनगर इतने खतरे में था, उसके लिए हमसे मदद मांगना स्वाभाविक ही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसकी हरकतों से लगभग मेरे पति की जान चली गई थी। तन्वी ने दांत पीसते हुए कहा। मैं अब ठीक हूं, है ना? श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। अगर तुम सच में बदला लेना चाहती हो तो श्यामचंद्र संप्रदाय से बदला लो। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर तन्वी चुप हो गई। स्पष्ट रूप से भावना के प्रति उसकी नाराजगी और गुस्सा कम नहीं हुआ था। तन्वी, मेरी बात सुनो। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसका कोमल हाथ दबाया और गंभीरता से कहा, अगर भावना को अंदर की कहानी पता होती, लेकिन फिर भी उसने उन्हें महाविजयनगर ले जाने का विकल्प चुना होता, तो वह न केवल तन्वी को उसे मारने से नहीं रोकता, बल्कि वह खुद भी भावना को आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन चूंकि भावना शुरू से ही इस मामले से अनजान थी, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वह हमेशा कृतज्ञता और नाराजगी के बीच स्पष्ट अंतर के साथ काम करता था और निर्दोषों पर अपना गुस्सा नहीं निकालता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि तन्वी अपना गुस्सा निर्दोषों पर निकाले। आखिरकार निर्दोषों पर अपना गुस्सा निकालना स्वाभाविक रूप से गलत है। ठीक है, चूंकि मेरे पति उसकी जान बख्शना चाहते हैं तो मैं उनकी बात मानूंगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर तन्वी ने आखिरकार सिर हिलाया और कहा। हालांकि वह विराट को लगभग मारने के लिए भावना से बहुत नफरत करती थी। चूंकि विराट उसकी जान बख्शना चाहता था, वह उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी। भावना, मेरे पति की खातिर मैं इस बार तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तन्वी ने भावना की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। धन्यवाद वरिष्ठ बहन तन्वी, भावना ने कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे धन्यवाद मत दो, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती थी, तन्वी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मेरे पति ने तुम्हारे लिए गुहार नहीं लगाई होती तो तुम निश्चित रूप से आज तपोवन शिखर से जीवित नहीं जा पाती। तन्वी की बातें सुनकर भावना चुप हो गई। काफी देर बाद उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को गहराई से प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद युवा मित्र वनवीर। इस क्षण वह विराट के प्रति अत्यंत आभारी थी। विराट ने पहले ही उसकी जान बचाई थी और इस बार उसके और महाविजयनगर के कारण उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन उसने न केवल कोई द्वेष नहीं रखा, बल्कि उसके लिए गुहार लगाने के लिए फिर से आगे आया। यह दयालुता वास्तव में बहुत बड़ी थी। इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इस बार श्रवण वर्षा विद्यापीठ तुम्हारे महाविजयनगर की जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सकता है। हालांकि अब से तुम्हें श्रवण वर्षा विद्यापीठ की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए महाविजयनगर का नेतृत्व करने की आवश्यकता है और खुद को भुनाने के अवसर के लिए प्रयास करना होगा। यदि तुम अगली बार फिर से श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ मिली भगत करती हो तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यदि फाल्गुन देव अभी भी जीवित होता तो वह महाविजयनगर को इतनी आसानी से नहीं जाने देता। हालांकि फाल्गुन देव ने श्यामचंद्र संप्रदाय के खतरे के तहत यह किया था और महाविजयनगर की रक्षा करने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। जैसा कि तन्वी ने पहले कहा था, कोई भी कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाने को सही नहीं ठहरा सकता। चूंकि गलत काम किया गया है, इसलिए उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन चूंकि फाल्गुन देव का पहले ही पतन हो चुका है, उसने अपने कार्यों की कीमत चुका दी है और विराट इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। भावना समझती है। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर भावना ने फिर से उसे गहराई से प्रणाम किया और भारी स्वर में कहा, अगर कुछ और नहीं है तो तुम जा सकती हो। तन्वी ने उसकी ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। जी वरिष्ठ बहन, भावना विदा लेती है। भावना ने उन दोनों को फिर से प्रणाम किया और फिर चली गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप। विराट, स्वरा और हरित अभी शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटे ही थे कि उन्होंने पास के एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से एक प्यारी सी सफेद बिल्ली को जल्दबाजी में बाहर भागते देखा। अरे मूर्ख बाघ, तुम ये सब हंगामा क्यों कर रहे हो? हरित पुकारे बिना नहीं रह सका। तुम्हें इससे क्या मतलब? शार्दुल ने उसे घूरा और दबी हुई आवाज में कहा। ओहो मूर्ख बाघ, मुझे तुम्हें सबक सिखाए हुए काफी समय हो गया है, क्या तुम मार खाने के लिए खुजला रहे हो? हरित ने तुरंत नाराज होते हुए कहा। यह मूर्ख बाघ इसे कुछ समय से पीटा नहीं गया था और यह फिर से अभिमानी होने लगा था। यह भी नहीं पहचान रहा था कि बॉस कौन है। शार्दुल,
तुम इतनी जल्दी में वापस क्यों आए? विराट ने उत्सुकता से पूछा। जब से वान्या और सेनापति समीर ने दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में तलवार संप्रदाय का खुफिया नेटवर्क बनाना शुरू किया था, तब से उसने शार्दूल को वान्या की सुरक्षा के लिए उसके पास रखा था। इस दौरान शार्दूल वान्या से अलग नहीं हुआ था, और जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, यह संभावना नहीं थी कि वह अकेले शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस आ जाएगा। इसलिए शार्दूल को वापस दौड़ते हुए देखकर विराट थोड़ा उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। बॉस, मैं अगले स्तर पर पहुंचने वाला हूं, शार्दूल ने जल्दबाजी में कहा। मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर सकता, मैं अब इसे दबा नहीं सकता। इसके साथ शार्दूल चमका और एक अन्य स्थानिक स्थानांतरण व्यूह में घुस गया, दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यह देखकर विराट जल्दी से उसके पीछे गया। जैसे ही उसने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, शार्दूल से एक गगनभेदी दहाड़ फूट पड़ी। साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी ने भी प्रतिक्रिया दी। आसमान से अंतहीन सुनहरी रोशनी उतरी, जो शार्दूल को रोशन कर रही थी। अविश्वसनीय रूप से घनी साधना ऊर्जा की एक विशाल मात्रा भी हवा से उत्पन्न हुई, जो शार्दूल के चारों ओर घूम रही थी। विराट के दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद स्वरा और हरित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से उसके पीछे गए। फिर वान्या और आयु भी दौड़ते हुए आए। शार्दूल ने स्वाभाविक रूप से वान्या को अपनी आसन्न सफलता के बारे में सूचित किया था। हालांकि यह बहुत तेजी से दौड़ा और वान्या इसके साथ तालमेल नहीं बिठा सकी, इस प्रकार पीछे रह गई। पिताजी, आपको क्या लगता है कि इस बार जब बड़ी सफेद बिल्ली अमरलोक के दूसरे स्तर को पार करेगी तो वह कितने साधना पुष्पों को संघनित करेगी? वान्या ने उत्सुकता से पूछा, शार्दूल की सफलता के आश्चर्यजनक हंगामे को देखते हुए। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, विराट हंसा। शार्दूल की युद्ध कला की नींव अत्यंत मजबूत थी। अमरलोक के दूसरे स्तर पर इसके पार होने से स्वाभाविक रूप से काफी संख्या में साधना पुष्प प्राप्त हुए। हालांकि कोई यह कैसे सटीक भविष्यवाणी कर सकता है कि यह कितने साधना पुष्पों को संघनित कर सकता है? इस दृश्य को देखते हुए यह मूर्ख बाघ बहुत संभवतः अपनी सीमा को फिर से तोड़ने वाला है। स्वरा शार्दूल की सफलता के आश्चर्यजनक हंगामे को देखते हुए अपनी सुंदर आंखों में सदमे का भाव दिखाए बिना नहीं रह सकी। भले ही उसने पहले शार्दूल को अमरलोक के पहले स्तर को पार करते देखा था, लेकिन इसे दूसरे स्तर पर पार करते हुए देखकर वह गहराई से हिल गई थी। यह मूर्ख बाघ जिन भी योद्धाओं से वह कभी मिली थी, उनमें विराट के अलावा सबसे असाधारण युद्ध प्रतिभा था। इस बार शार्दूल की सफलता वास्तव में वैसी ही थी जैसी स्वरा ने भविष्यवाणी की थी। इसने एक बार फिर अपनी सीमा को तोड़ दिया। अमरलोक के दूसरे स्तर को पार करने पर शार्दूल ने पूरे 20 सफेद कमल साधना पुष्पों को संघनित किया। बॉस, मैं सफलतापूर्वक पार हो गया हूं। सफलता के बाद शार्दूल विराट के पास चमका, एक चापलूसी भरे भाव के साथ कह रहा था। बहुत अच्छा। विराट ने हाथ बढ़ाया और इसके मनमोहक सिर को रगड़ा, बोलते हुए मुस्कुराया। बॉस, मैंने सुना है कि आपके निर्मल अवतार को श्यामचंद्र संप्रदाय के उन दुष्टों ने अगवा कर लिया था, क्या यह सच है? शार्दूल ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। शार्दूल, तुम वास्तव में इसके बारे में भी जानते हो? यह सुनकर विराट को आश्चर्य हुआ। छोटी बॉस ने जो खुफिया नेटवर्क बनाया है वह अब अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से सूचित है, शार्दूल ने कहा। बॉस, श्यामचंद्र संप्रदाय के उन दुष्टों ने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की। बॉस, आइए उन दुष्टों का सफाया करें। छोटी वान्या, ऐसा लगता है कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में तुम्हारा खुफिया नेटवर्क काफी अच्छी तरह से बना हुआ है। तुम यह खबर भी पता लगाने में कामयाब रहे। विराट ने वान्या की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक थी। यह खबर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के उच्च अधिकारियों के बीच कोई रहस्य नहीं हो सकती है। हालांकि साधारण ताकतों की इस जानकारी तक पहुंच नहीं होगी। यह तथ्य कि शार्दूल भी इसके बारे में जानता था, यह दर्शाता है कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में वान्या का खुफिया नेटवर्क पहले ही प्रारंभिक सफलता दिखा रहा था। हाँ, यह सही है, वान्या ने गर्व से कहा। अगर हम इतने सारे संसाधनों का निवेश करते हैं और कोई परिणाम नहीं देखते हैं तो मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। बॉस, क्या हमें पहले आपके निर्मल अवतार को बचाने के तरीके के बारे में नहीं सोचना चाहिए? शार्दूल ने विराट से पूछा। यह इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। श्यामचंद्र संप्रदाय के उन दुष्टों ने इसके बॉस के निर्मल अवतार को छूने की हिम्मत की। उनका अपराध अक्षम्य था। चिंता मत करो शार्दूल, मेरे निर्मल अवतार को वरिष्ठ स्वरा ने पहले ही बचा लिया है। विराट ने मुस्कुराते हुए इसके मनमोहक सिर को थपथपाते हुए कहा। आह, उन्हें बचा लिया गया है। यह सुनकर शार्दूल पहले दंग रह गया, फिर बहुत खुश हुआ। यह अच्छा है, यह अच्छा है। मुझे लगा कि हमारे बॉस का निर्मल अवतार अभी भी उस दुष्ट विकराल के हाथों में है। मैं इतने लंबे समय से बीमार होने तक चिंतित था। यह खबर सुनकर इसने राहत की लंबी सांस ली। हालांकि हमारे बॉस के 3 शरीर थे। भले ही निर्मल अवतार वास्तव में नष्ट हो गया हो, 2 शरीर अभी भी जीवित रहेंगे, इसलिए यह एक सच्ची मृत्यु नहीं थी। लेकिन एक अवतार खोना हमारे बॉस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। छोटी वान्या, हालांकि तुम्हारे खुफिया नेटवर्क ने प्रारंभिक प्रगति की है, फिर भी जानकारी अपेक्षाकृत धीमी है। विराट ने वान्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। खुफिया की समयबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अभी भी दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के लिए खुफिया नेटवर्क बनाने पर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रशंसा मिलने के बाद यह छोटी लड़की बहक जाती है। उसे अभिमानी और आत्मसंतुष्ट होने से रोकने के लिए विराट ने उसकी प्रशंसा करने के बाद उसे चेतावनी दी। ओह, मैं समझ गई, वान्या ने मुंह बनाते हुए कहा। इस क्षण उसने गुप्त रूप से दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के खुफिया नेटवर्क को एक अभेद्य विशाल जाल में बनाने का मन बना लिया, ताकि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में कोई भी गतिविधि उसकी नजर से बच न सके। वह अपने पिता को खुद को नीचा देखने नहीं दे सकती थी। वह अपने पिता को बताना चाहती थी कि वह भी एक ऐसी व्यक्ति है जो महान काम कर सकती है, न कि केवल एक छोटी लड़की जो दिन भर परेशानी पैदा करना जानती है। बॉस,
आप पिछले कुछ वर्षों में कहाँ खेल रहे हैं? शार्दुल ने विराट की ओर देखा और चापलूसी भरे लहजे में कहा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं और रोमांच पर जाना चाहता हूं। वान्या के साथ चलना बहुत उबाऊ था। हालांकि उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा जब वे दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में खुफिया नेटवर्क का निर्माण कर रहे थे, लेकिन उनका सामना केवल कुछ कमजोर लोगों से हुआ था। उन कमजोर लोगों के साथ लड़ना वास्तव में उबाऊ था। बॉस के साथ चलना कहीं अधिक दिलचस्प था। न केवल अनुभव रोमांचक थे, बल्कि उनके सामने आने वाले दुश्मन भी सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ना वास्तव में रोमांचक होगा। हम्फ, मूर्ख बाघ, तुम्हारी मामूली ताकत के साथ अगर तुम विराट के साथ गए तो शायद तुम 3 दिनों तक जीवित भी नहीं रह पाओगे, इससे पहले कि तुम मर जाओ। शार्दुल की बातें सुनकर हरित ने अपनी बाहें पार कर लीं और व्यंग्य किया, तुम्हारी मामूली ताकत के साथ तुम हमें नीचे खींचने के अलावा किस काम के हो? टूटी तलवार, क्या तुम लड़ना चाहते हो? यह सुनकर शार्दुल आग बबूला हो गया। इस टूटी तलवार ने इसे इतनी खुले तौर पर नीचा दिखाने की हिम्मत की, यह अपमानजनक था। यह इस टूटी तलवार से थोड़ा डरता था, लेकिन अब जब इसने अमरलोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया था तो इसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, तो अब यह इससे क्यों डरेगा? यह इस टूटी तलवार के साथ पुराने हिसाब चुकता करने के लिए इस अवसर का उपयोग करेगा। मूर्ख बाघ, तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ मैं तुम्हें धमकाने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा। हरित ने उसकी ओर देखा और एक पुराने जमाने के स्वर में कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो वापस जाओ और कुछ और वर्षों तक प्रशिक्षण लो। अगर विराट यहां नहीं होते तो उसे इस मूर्ख बाघ को मजे के लिए पीटने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि विराट के सामने इस मूर्ख बाघ के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि विराट इस मूर्ख बाघ के प्रति बहुत पक्षपाती थे। भले ही मूर्ख बाघ ने लड़ाई शुरू की हो, विराट मूर्ख बाघ को दंडित नहीं करेंगे, इसके बजाय वह उसे दंडित करेंगे। तुम गुस्से दिलाने वाले हो टाइगर लॉर्ड। टूटी तलवार, अगर तुम में हिम्मत है तो अभी टाइगर लॉर्ड से लड़ो और देखो कि कायर कौन है। हरित की बातें सुनकर शार्दुल ने गुस्से में दहाड़ मारी। इस टूटी तलवार के शब्द बहुत परेशान करने वाले थे। यह अब टूटी तलवार के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि यह टूटी तलवार को पीट न दे। मूर्ख बाघ, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम अपना मजाक मत बनाओ। शार्दुल के खतरनाक रूप को देखकर स्वरा ने उसकी ओर देखा और निःशब्द होकर कहा, क्या तुम्हें वास्तव में पिटने में मजा आता है? तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम शायद इस टूटी तलवार के एक ही प्रहार का सामना भी नहीं कर पाओगे। वह पूरी तरह से जानती थी कि हरित की क्या ताकत है। आखिरकार उसने कई लड़ाइयों में नागपाताल तलवार का इस्तेमाल किया था। हालांकि यह टूटी तलवार स्वयं अपनी अधिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी, फिर भी यह मूर्ख बाघ की वर्तमान ताकत से कहीं बेहतर थी। स्वरा की बातें सुनकर शार्दुल को नाराजगी महसूस हुई। यह इस महिला को भी कोसना चाहता था, लेकिन उसकी भयानक ताकत के बारे में सोचकर इसने उन शब्दों को वापस निगल लिया जो पहले से ही इसके होठों पर थे। हालांकि इसने लापरवाह काम किया, लेकिन स्वाभाविक रूप से यह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसे यह जानता था कि इसे पीट दिया जाएगा। शार्दुल, वरिष्ठ स्वरा और मैं अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव से निपटने के लिए अस्त्रलोक मंडल और लोहित मंडल जा रहे हैं। जिन अधिकांश दुश्मनों का हम सामना करेंगे वे कम से कम अर्धचरण गहन शून्य लोक में होंगे। हमारा सामना गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के विशेषज्ञों से भी हो सकता है। तुम्हारा हमारे साथ आना बहुत खतरनाक होगा। विराट ने शार्दुल की ओर देखते हुए कहा, अभी के लिए तुम्हें वान्या के साथ रहना चाहिए। उसे अपनी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की आवश्यकता है। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में एक खुफिया नेटवर्क का निर्माण भी तलवार संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बाद में कोई अवसर मिलता है तो मैं तुम्हें एक साथ तलाशने और प्रशिक्षित करने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है बॉस। शार्दुल ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो बॉस, मैं छोटी बॉस की अच्छी देखभाल करूंगा और किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। विराट ने पहले ही इस तरह से कह दिया था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अनुचित नहीं होगा और उसके साथ रहने पर जोर नहीं देगा। यह सिर्फ अपने बॉस की मदद करना चाहता था, उसे रोकना नहीं। हालांकि इसने अमरलोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया था और इसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। यह भी जानता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ यह अभी भी अर्धचरण गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ से मेल नहीं खाता है। चूंकि ऐसा ही था, यह स्वाभाविक रूप से अपने नेता के पक्ष में नहीं रह सकता था और बोझ नहीं बन सकता था। ऐसा लग रहा था कि इसे अभी भी लगन से साधना करने और अपनी ताकत में लगातार सुधार करने की आवश्यकता है, अन्यथा भले ही इसका नेता इसे प्रशिक्षण यात्रा पर ले जाना चाहता हो, यह मदद नहीं कर पाएगा। यह अच्छा है। शार्दुल की बातें सुनकर विराट ने संतुष्टि से सिर हिलाया। शार्दुल काफी आज्ञाकारी था। उसके सबसे करीबी लोगों में शार्दुल यकीनन सबसे अधिक आज्ञाकारी था। हरित के विपरीत, जो अविश्वसनीय रूप से आलसी था और हमेशा काम करने से बचने के लिए बहाने बनाता था और अक्सर उसके खिलाफ जाता था। जहां तक उस मूर्ख छोटी चिड़िया की बात है, वह और भी अविश्वसनीय थी। उससे अपनी बात मनवाना व्यावहारिक रूप से असंभव था। इसके अलावा वह मूर्ख छोटी चिड़िया थोड़ी सी भी असहमति होने पर शिकायत करने के लिए भाग जाती थी। शार्दुल का अमरलोक के दूसरे स्तर पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण घटना थी। विराट ने विशेष रूप से कई दिनों तक जश्न मनाने के लिए एक भोज की मेजबानी की। भोज के बाद शार्दुल विराट के पीछे पीछे दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप गया। विराट से फटकार खाने के बाद वान्या को शर्म महसूस हुई, लेकिन उसे प्रेरणा भी मिली। वह जानती थी कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप पर उसने जो खुफिया नेटवर्क बनाया था वह प्रारंभिक परिणाम दिखाते हुए भी पर्याप्त से बहुत दूर था। अभी भी बहुत कुछ था जो उसे करने की आवश्यकता थी। बड़ी सफेद बिल्ली, तुमने पिताजी से पहले जो कहा उसका क्या मतलब था? वान्या ने अपनी बाहें पार कर लीं, शार्दुल को नीचे देखा और गुस्से में कहा, क्या मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत बोझ है? छोटी बॉस, मेरा वह मतलब नहीं था। यह सुनकर शार्दुल पीछे हट गया। जल्दी से एक मुस्कान के साथ कहा, मैं बस बहुत लंबे समय से बॉस के साथ नहीं रहा हूं।
और मुझे डर था कि बॉस को मेरी मदद की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वान्या को नाराज करने की उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है। तलवार संप्रदाय में यह विराट को छोड़कर किसी और से नहीं डरता था। बचपन में वान्या द्वारा इसे गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़कर सड़कों पर घसीटे जाने की छवि अभी भी इसके दिमाग में स्पष्ट थी। जब यह बच्चा था तो वान्या ने इसे सचमुच बहुत परेशान किया था, जिससे यह एक गहरे मनोवैज्ञानिक निशान के साथ रह गया था। हालांकि वान्या ने बड़े होने पर इसके साथ शायद ही कभी ऐसा किया हो, लेकिन फिर भी यह अनजाने में उसकी उपस्थिति में थोड़ा डर महसूस करता था। सच में? यह सुनकर वान्या ने इसकी ओर देखा और संदेह से पूछा। बेशक यह सच है, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं छोटी बॉस, शार्दुल ने जल्दी से उत्तर दिया। यही सबसे अच्छा है, वान्या ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बड़ी सफेद बिल्ली, चलो चलते हैं, हमें अभी बहुत कुछ करना है। जी छोटी बॉस, शार्दुल ने जल्दी से सिर हिलाया। वह वान्या के पीछे पीछे दूरी पर दौड़ पड़ा। विराट, हमें आगे क्या करना चाहिए? शार्दुल के जश्न भोज के बाद स्वरा ने विराट से पूछा। चलो पहले लोहित मंडल चलते हैं। विराट ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश ने उस महाद्वीप पर कोई सेना क्यों तैनात नहीं की। विराट इस मामले को लेकर पहले से ही बहुत हैरान था। वे लोहित मंडल में दक्षिण से उत्तर की ओर उड़े थे और रास्ते में जितने भी महाद्वीपों से वे गुजरे उन सभी में अंधकार दानव वंश की सेनाएं तैनात थीं, लेकिन इस विशेष महाद्वीप में कोई नहीं था। यह बहुत ही असामान्य था। कुछ तो निश्चित रूप से गड़बड़ थी और विराट को लगा कि इसमें कोई साजिश शामिल हो सकती है। हालांकि उस समय उनके निर्मल अवतार को महाविजयनगर में विकराल द्वारा अगवा कर लिया गया था, इसलिए वे फिलहाल इस समस्या का पता लगाने के बारे में चिंता नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने तुरंत स्वरा और हरित को लिया और पहले अपने निर्मल अवतार को बचाने के लिए वापस दौड़ पड़े। अब जब निर्मल अवतार के साथ चीजें सुलझ गई हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से इस मामले को स्पष्ट करने के लिए लोहित मंडल जाना चाहता है। तो फिर चलो देरी न करें और तुरंत निकल पड़े। विराट की बातें सुनकर स्वरा ने जल्दबाजी में कहा। लोहित मंडल का मामला उसके लिए अधिक दिलचस्प था। श्यामचंद्र संप्रदाय बहुत कमजोर है, यहां तक कि संप्रदाय का नेता भी उसके एक तलवार के वार का सामना नहीं कर सका। ये चूहे और तिलछट्टे घृणित हैं, लेकिन उन्हें मारना बहुत दिलचस्प नहीं है। अंधकार दानव वंश से निपटना कहीं अधिक सार्थक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, विराट ने सहमति में सिर हिलाया। फिर विराट, स्वरा और हरित ने फिर से लोहित मंडल की यात्रा करने के लिए दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ, तपोवन शिखर। वरिष्ठ बहन, कुलपति जी आ गए हैं। दीपाली ने तन्वी को प्रणाम किया और कहा। क्या गुरुदेव वापस आ गए हैं? यह सुनकर तन्वी चौंक गई। दीपाली, गुरुदेव कहां हैं? तन्वी ने दीपाली की ओर देखते हुए पूछा। तपोवन शिखर की तलहटी में, दीपाली ने उत्तर दिया। क्या वह तपोवन शिखर की तलहटी में है? तन्वी फिर से चौंक गई। वह मुख्य हॉल से बाहर निकली और तपोवन शिखर की तलहटी की ओर चल पड़ी। जब वह तपोवन शिखर की तलहटी में पहुंची तो तन्वी ने वहां एक परिचित आकृति को खड़ा देखा। वह कोई और नहीं बल्कि कुलपति मयंक थे। गुरुदेव, आप कब लौटे? तन्वी जल्दी से उनके पास गई और सम्मानपूर्वक मयंक को प्रणाम किया। अभी लौटा हूं, मयंक मुस्कुराए। जैसे ही मैं वापस आया मैं तुमसे मिलने आ गया। गुरुदेव, यदि आप मुझसे मिलना चाहते थे तो आप मुझे बुलाने के लिए किसी को भेज सकते थे। मैं आपके व्यक्तिगत आगमन को कैसे स्वीकार कर सकती हूं? तन्वी ने डर से भरे चेहरे के साथ कहा। मैं बस तुम सबको जल्द से जल्द देखना चाहता था, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो गुरुदेव को तपोवन शिखर की तलहटी में प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आप अपनी शिष्या को देखना चाहते थे तो आप सीधे आ सकते थे। आपने दीपाली से इसकी घोषणा क्यों करवाई? यह 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 शिष्या गुरुदेव के इस व्यवहार के अयोग्य है, तन्वी ने बड़े डर से कहा। यदि तपोवन शिखर अभी भी केवल एक ऐसी जगह होती जहां तुम अकेली रहती हो तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे साथ इतना विनम्र नहीं होता, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब तपोवन शिखर केवल वह जगह नहीं है जहां तुम अकेली रहती हो, वहां युवा मित्र वनवीर भी हैं। इसके अलावा मैं विशेष रूप से तुमसे मिलने तपोवन शिखर नहीं आया, बल्कि युवा मित्र वनवीर से मिलने आया हूं। यदि वह तन्वी को देखना चाहता तो स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं करता। भले ही तन्वी की प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह फिर भी उसकी शिष्या ही थी। यदि वह तन्वी को देखना चाहता तो वह उसे देखने के लिए किसी को बुला लेता, बजाय इसके कि वह उसे देखने के लिए तपोवन शिखर की विशेष यात्रा करता। लेकिन वह वनवीर के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि वनवीर केवल एक अर्ध अमर लोक योद्धा था, मयंक ने उसे एक जूनियर के रूप में मानने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसे अपने ही स्तर पर रखा। इसलिए जब वह वनवीर को देखने आया तो वह स्वाभाविक रूप से बुनियादी शिष्टाचार में कमी नहीं कर सकता था। अपने आगमन की घोषणा करने के लिए दीपाली को पहले भेजना भी वनवीर के प्रति उसके सम्मान को दर्शाता है। कुलपति जी बहुत दयालु हैं। इस समय सफेद कपड़े पहने विराट भी तपोवन शिखर की तलहटी में आ गया, मयंक को प्रणाम किया और कहा, यह जूनियर केवल एक जूनियर है। मैं कुलपति जी से ऐसे शिष्टाचार के योग्य कैसे हो सकता हूं? यह वास्तव में मेरे लिए बहुत अधिक है। उसने स्वाभाविक रूप से मयंक की बातें पहले सुनी थीं। इसके लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ के प्रतिष्ठित कुलपति, गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के शीर्ष विशेषज्ञ मयंक द्वारा उसे एकमात्र अर्ध अमर लोक योद्धा को इतने शिष्टाचार और सम्मान के साथ मानना विराट को वास्तव में कुछ आशंकित कर रहा था। हा, युवा मित्र वनवीर, तुम बहुत ही विनम्र हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर मयंक दिल खोलकर हंसा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में तुम्हारी उपलब्धियों और योगदान को देखते हुए तुम सर्वोच्च सम्मान के पात्र हो। इस संबंध में युवा मित्र वनवीर, ऐसी विनम्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं, वास्तव में शर्मिंदा हूं। कुलपति जी की प्रशंसा अवांछित है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बार बार कहा। भविष्य में कुलपति जी को मेरे साथ इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है।
यह वास्तव में मुझे असहज महसूस कराता है। रहने दो, इस बारे में बात नहीं करते हैं। यह सुनकर मयंक ने अपना हाथ हिलाया और सफेद वस्त्रधारी विराट की ओर देखकर कहा, यह हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि युवा मित्र वनवीर श्यामचंद्र संप्रदाय से सुरक्षित रूप से भागने में सक्षम थे। हालांकि यह हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ की गलती है कि युवा मित्र वनवीर को ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ओर से मैं युवा मित्र वनवीर से माफी मांगता हूं। इसके साथ ही मयंक ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को गहराई से प्रणाम किया और बहुत माफी मांगी। कुलपति जी, आप क्या कर रहे हैं? आप इस जूनियर को शर्मिंदा कर रहे हैं। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से प्रणाम का जवाब दिया। गुरुदेव, यह मामला तन्वी की ही गलती है। कृपया मुझे दंड दें गुरुदेव। इस समय तन्वी मयंक के सामने घुटनों के बल बैठ गई और शर्म से भरे चेहरे के साथ कहा, तुम दंड की पात्र हो। मयंक ने उसकी ओर देखा और कहा, हालांकि यह युवा मित्र वनवीर है जिसे दंडित करने की आवश्यकता है, मुझे नहीं। आखिरकार तन्वी अब वनवीर की साधना साथी है। भले ही तन्वी उसकी शिष्या थी, वह उसे दंडित नहीं कर सकता था। अगर उसकी वह हैसियत नहीं होती तो वह स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से नहीं जाने देता और उसे दंडित करता। आखिरकार उसकी लापरवाही के कारण वनवीर को लगभग श्यामचंद्र संप्रदाय द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था, जिससे श्रवण वर्षा विद्यापीठ और यहां तक कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन क्योंकि तन्वी वनवीर की साधना साथी थी, वह उसे मनमाने ढंग से दंडित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने यह मामला वनवीर को सौंप दिया। जी, शिष्या समझती है, तन्वी ने जल्दी से उत्तर दिया। तुरंत ही उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने घुटने टेक दिए और कहा, कृपया तन्वी को दंड दें मेरे पति। तन्वी, तुम क्या कर रही हो? उठो। विराट ने जल्दी से उसे उठाया और कहा, महाविजयनगर तुम्हारे साथ जाना मेरी अपनी पसंद थी। अगर कोई सजा का हकदार है तो वह मैं होना चाहिए। विराट की बातें सुनकर तन्वी ने अपने बगल में मयंक की ओर देखा। उसकी अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी। चूंकि उसके गुरु ने कहा था कि उसे दंडित किया जाना चाहिए, तो उसे स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन अब विराट के शब्दों ने उसे क्षण भर के लिए असमंजस में डाल दिया। चूंकि युवा मित्र वनवीर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे यहीं रहने दें। मयंक ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, वह स्वाभाविक रूप से वनवीर को वास्तव में दंडित नहीं करेगा। चूंकि वनवीर मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस पर विचार नहीं करेगा। हालांकि श्यामचंद्र संप्रदाय ने हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ को इस तरह से उकसाने की हिम्मत की और इस मामले को अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता है। मयंक ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा चमक उठा। तन्वी, आज से श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ओर से श्यामचंद्र संप्रदाय के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दो। मयंक ने तन्वी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं श्यामचंद्र संप्रदाय को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जी गुरुदेव। मयंक की बातें सुनकर तन्वी ने गंभीरता से सहमति व्यक्त की। वह लंबे समय से ऐसा करना चाहती थी। श्यामचंद्र संप्रदाय ने विराट के खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत की और वह भी उनके प्रति असीम हत्या का इरादा रखती थी। लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ की कार्यवाहक कुलपति थी, वह सच्ची कुलपति नहीं थी और उसकी अपने दम पर ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब जब मयंक ने व्यक्तिगत रूप से यह निर्णय ले लिया था, तो वह बिना किसी संकोच के श्यामचंद्र संप्रदाय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती थी। इस दिन श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने आधिकारिक तौर पर श्यामचंद्र संप्रदाय पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के सभी कुलीन बलों को लामबंद कर दिया गया था, जिसमें विद्यापीठ के कुलपति मयंक भी शामिल थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में श्यामचंद्र संप्रदाय के सदस्यों का सफाया करने के प्रयास का नेतृत्व किया। हालांकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लगभग सभी कुलीन बलों को तैनात किया गया था, मयंक ने तन्वी को श्रवण वर्षा विद्यापीठ में पीछे छोड़ दिया। उसने उसे विराट की सुरक्षा के लिए वहां रहने का निर्देश दिया। उसके लिए विराट की सुरक्षा श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में किसी और को नुकसान पहुंचाया जा सकता था, लेकिन विराट को नुकसान पहुंचाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ का अभियान तेज और निर्णायक था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में श्यामचंद्र संप्रदाय के कई गढ़ों को तुरंत नष्ट कर दिया गया। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की कार्रवाइयों ने पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक भारी लहर पैदा कर दी। अनगिनत लोग श्रवण वर्षा विद्यापीठ की कार्रवाइयों से दंग रह गए। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की विभिन्न ताकतों ने पहले श्यामचंद्र संप्रदाय के खिलाफ सफाई अभियान चलाया था, लेकिन किसी ने भी कभी भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ के इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं किया था। इस बार श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने दक्षिणी सीमा पर तैनात मुख्य बल को छोड़कर अपने लगभग सभी कुलीन सैनिकों को लामबंद कर दिया था। इस बल का विशाल पैमाना अभूतपूर्व था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने केवल अंधकार दानव वंश के आक्रमण का विरोध करते समय इतने सैनिकों को लामबंद किया था। सभी जानते थे कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ इस बार गंभीर था। दक्षिणी स्वर्ग सीमा, अमरखड्ग नगर। हा, ऐसा लगता है कि बूढ़ा मयंक इस बार गंभीर है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की कार्रवाइयों के बारे में जानने पर गुरु प्रमुख वेदांत दिल खोलकर हंसे बिना नहीं रह सके। लेकिन हम श्रवण वर्षा विद्यापीठ को सारी महिमा कैसे लेने दे सकते हैं? मेरे अमरखड्ग संप्रदाय को भी उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। तुरंत ही गुरु प्रमुख वेदांत ने अपना संचार टोकन निकाला और अमरखड्ग संप्रदाय में अमर तपस्वी स्वयंभू से संपर्क किया। स्वयंभू, आदेश जारी करो, श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सहायता के लिए अमरखड्ग संप्रदाय के सभी कुलीन शिष्यों को श्यामचंद्र संप्रदाय का पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए लामबंद करो। गुरु प्रमुख वेदांत ने अमर तपस्वी स्वयंभू को आज्ञा दी।
हालांकि अमर खड्ग संप्रदाय के बलों का एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र में तैनात था, लेकिन काफी संख्या में कुलीन शिष्य संप्रदाय के भीतर ही रहे। अमर खड्ग संप्रदाय श्रवण वर्षा विद्यापीठ, रहस्यमयी कन्या महल और पशुपालन संप्रदाय द्वारा आयोजित अंतिम प्रमुख संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के बाद जबकि कुछ शिष्य दक्षिणी सीमा पर लौट आए, कई अन्य साधना करने के लिए अमर खड्ग संप्रदाय के भीतर ही रहे। चूंकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल वर्तमान में युद्ध विराम की स्थिति में थे, गुरु प्रमुख वेदांत को उन शिष्यों को तुरंत सीमा पर लौटने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अभी भी काफी संख्या में शिष्य अमर खड्ग संप्रदाय के भीतर ही बचे थे। संप्रदाय प्रमुख, क्या आप कह रहे हैं कि हमें सभी कुलीन शिष्यों को बाहर भेज देना चाहिए? गुरु प्रमुख वेदांत के शब्द सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू चकित रह गए और अनिश्चितता से पूछा। यह सही है, गुरु प्रमुख वेदांत ने उत्तर दिया, लेकिन क्या होगा अगर कोई इस समय हमारे अमर खड्ग संप्रदाय के द्वारों पर हमला कर दे और सभी कुलीन शिष्यों को लामबंद कर दिया जाए? अमर तपस्वी स्वयंभू ने झिझकते हुए पूछा। सामान्यतया अमर खड्ग संप्रदाय अपने पूरे बल को लामबंद नहीं करेगा। यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल में अंधकार दानव वंश के बीच सबसे तीव्र और तनावपूर्ण लड़ाइयों के दौरान भी अमर खड्ग संप्रदाय ने अपने सभी कुलीन बलों को दूर नहीं भेजा। इसके बजाय किसी को संप्रदाय की कमजोर स्थिति का लाभ उठाने से रोकने के लिए संप्रदाय के भीतर एक निश्चित संख्या बनी रही ताकि इसके द्वारों पर हमला किया जा सके। लेकिन अब गुरु प्रमुख वेदांत वास्तव में सभी कुलीन शिष्यों को श्यामचंद्र संप्रदाय को मिटाने के अभियान में भाग लेने के लिए भेज रहे थे, जिसने अमर तपस्वी स्वयंभू को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। स्वयंभू, क्या तुम मूर्ख हो? ऐसे समय में मेरे अमर खड्ग संप्रदाय के द्वारों पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? गुरु प्रमुख वेदांत ने चिढ़ते हुए कहा। अतीत में हमने अमर खड्ग संप्रदाय के भीतर कुछ ताकत बनाए रखने का कारण मुख्य रूप से श्यामचंद्र संप्रदाय के उन कमीनों से बचाव करना था जो हमारी पीठ में छुरा घोंप सकते थे। अब हम श्यामचंद्र संप्रदाय पर हमला कर रहे हैं। वे बमुश्किल अपनी रक्षा कर सकते हैं, उन्हें हमारे अमर खड्ग संप्रदाय पर हमला करने की ताकत कहां से मिलेगी? वे बुरे हो सकते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। क्या वे मौत के लिए खुद को पेश करने के लिए इतने मूर्ख होंगे? पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में श्यामचंद्र संप्रदाय के अलावा कोई अन्य शक्ति इतना आत्मघाती काम करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसके अलावा भले ही अन्य शक्तियां इसे करना चाहें, उनके पास ताकत नहीं होगी। बेशक महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय के पास ताकत हो सकती है, लेकिन लॉर्ड जयचंद और पशुपति ऐसा कभी नहीं करेंगे जब तक कि वे पूरी तरह से अपना दिमाग नहीं खो देते, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो यह खुले तौर पर दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के खिलाफ खड़े होने के समान होगा। फिर जब उनसे निपटने का समय आएगा तो कोई दूसरा बहाना खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। जी, मैं अभी जाकर संप्रदाय प्रमुख का आदेश सुनाता हूं। गुरु प्रमुख वेदांत के शब्द सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू ने जल्दबाजी में उत्तर दिया। गुरु प्रमुख वेदांत से डांट खाने के बाद वह पूरी तरह निःशब्द थे। यह ज्ञात होना चाहिए कि गुरु प्रमुख वेदांत अमर खड्ग संप्रदाय के भीतर सर्वोच्च अधिकार रखते थे। विशेष रूप से गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार करने के बाद उनका शब्द कानून था और किसी ने भी उनके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। अमर तपस्वी स्वयंभू गुरु प्रमुख वेदांत के कट्टर समर्थक थे और वह निश्चित रूप से उनके आदेशों की अवहेलना नहीं करेंगे। अमर तपस्वी स्वयंभू द्वारा गुरु प्रमुख वेदांत के आदेश से अवगत कराने के बाद अमर खड्ग संप्रदाय के कुलीन शिष्यों ने श्यामचंद्र संप्रदाय को मिटाने के अभियान में भाग लेने के लिए पूरी ताकत से लामबंद होना शुरू कर दिया। यहां तक कि अमर खड्ग संप्रदाय के एल्डर जैसे कि अमर तपस्वी वनराज, अमर तपस्वी सूर्यकांत और अमर तपस्वी सुहासिनी, सभी ने इस अभियान में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए लामबंद किया। एल्डर तारकासुर, वेदांत ने हमारे अमर खड्ग संप्रदाय के सभी कुलीन योद्धाओं को श्यामचंद्र संप्रदाय को मिटाने के अभियान में भाग लेने का आदेश जारी किया है। जैसे ही वनराज ने अमर खड्ग संप्रदाय छोड़ा, उसने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और तारकासुर को इसकी जानकारी दी। वह किसी भी अवसर को अंधकार दानव वंश को योग्यता प्राप्त करने की अनुमति देने से जाने नहीं देना चाहता था। पिछली बार तारकासुर द्वारा दिए गए कई खजानों ने अंततः उसे उस सीमा को पार करने और अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। इसने उसे तारकासुर के प्रति और भी अधिक वफादार बना दिया। वह जानता था कि वह जितना अधिक योग्यता प्राप्त करेगा, इनाम उतना ही अधिक होगा। यदि उसकी योग्यताएं काफी महत्वपूर्ण थीं, तो एक दिन तारकासुर उसे खजाने और संसाधनों के साथ पुरस्कृत कर सकता था जो सच्चे गहन शून्य लोक को पार करने के लिए पर्याप्त थे। वनराज उस दिन की लालसा से